1992 और 2001 के बाद 2008 का सबसे बड़ा आईटी घोटाला। एनालिस्ट ने जिस घोटाले को नाम दिया था भारत का अपना एनरॉन, जिस घोटाले के तार जुड़े हैं सीधा भारत के हैदराबाद शहर से। टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के बाद जो था चौथा सबसे बड़ा देश का आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर। फेक बैलेंस शीट, फेक बैंक स्टेटमेंट और फेक कस्टमर आईडी के जरिए जिसने हड़पे थे 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। दोस्तों, ये 5 स्टेटमेंट बोलते ही आप में से कई लोग जान गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपके इस सस्पेंस को तोड़ते हैं और बताते हैं इस स्कैम का नाम। दोस्तों, इस आईटी स्कैम का नाम था सत्यम कंप्यूटर स्कैम 2008। जी हां दोस्तों, ये वही सत्यम स्कैम है जिससे सीए और ऑडिट फर्म पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। वही सत्यम कंप्यूटर कंपनी जिसे 2009 में टेक महिंद्रा द्वारा एक ऑक्शन में एक्वायर कर लिया गया था। वही सत्यम स्कैम जिसके कारण एक ही दिन में सेंसेक्स में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। वही सत्यम कंप्यूटर जो कभी भारत का चौथा सबसे बड़ा आईटी सॉफ्टवेयर था। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी स्कैम हुई, यानी 2001 का केतन पारेख स्कैम और 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, ये दोनों स्कैम किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा और बिना किसी की कवरिंग लिए किए गए थे। लेकिन जो ये 2008 का सत्यम कंप्यूटर स्कैम था, ये एक कंपनी की आड़ में किया गया था, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो यह एक कंपनी को कवर बना के किया गया था। यानी कि किसी एक कंपनी के सहारे से इस स्कैम को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, आपको जानकर शॉक लगेगा कि यह अब तक भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम रह चुका है। इससे पहले और इसके बाद ऐसा कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम अब तक नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आपको बताते हैं इस पूरे स्कैम की कहानी, किस तरह से सत्यम कंप्यूटर की स्थापना हुई और किस तरह से स्कैम यह पकड़ में आया और इसमें लिप्त जितने भी लोग थे उन्हें किस तरह से पकड़ा गया सीबीआई के द्वारा। आपको पूरी जानकारी देंगे इस कहानी में, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जब 2008 की मंदी ने दुनिया को प्रभावित किया, तब भारत न केवल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था बल्कि मोरल क्राइसिस से भी गुजर रहा था। स्टॉक मार्केट में एक इमेजिनरी सिनेरियो की कल्पना करें जहां कंपनी द्वारा आपको प्रदान की गई बहुत ही बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हेरफेर किया जाता है। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के साथ भी यही हुआ था। सत्यम कंप्यूटर स्कैम आखिरकार 2009 की शुरुआत में उजागर हुआ। एनालिस्ट्स ने इस घोटाले को भारत का अपना एनरॉन करार दिया। आज हम इस घोटाले पर नजर डालते हैं जिसने इन्फ्लेशन के दौर में देश को झकझोर दिया। इसे कैसे अंजाम दिया गया, इसके क्या प्रभाव हुए और इससे कैसे निपटा गया। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 1987 में हैदराबाद में दो भाइयों राम राजू और रामलिंग राजू, बाद में राजू द्वारा की गई थी। प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत में इस नाम का अर्थ सत्य था। फर्म की शुरुआत 20 कर्मचारियों के साथ हुई थी जो विभिन्न क्षेत्रों में आईटी और बीपीओ सेवाएं प्रदान करते थे।
कंपनी की प्रारंभिक सफलता के कारण जल्द ही यानी कि 1991 में इसे BSE में लिस्टेड किया गया और जल्द ही एक IPO का ऑप्शन चुना गया। इसके बाद कंपनी को जल्दी ही अपना पहला फॉर्च्यून 500 कस्टमर डियर एंड कंपनी मिल गया। इससे बिजनेस को तेजी से बढ़ाने में मदद मिली और यह बाजार में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बन गया। सत्यम शीघ्र ही TCS, विप्रो और इंफोसिस के बाद चौथा सबसे बड़ा IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बन गया था। श्री राजू ने अपने निजी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कई बैंक स्टेटमेंट बनाए ताकि बैलेंस शीट में ऐसी नकदी भर दी जाए जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। कंपनी के इंटरनल ऑडिट के ग्लोबल हेड ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नकली ग्राहक पहचान और नकली चालान बनाए। इससे कंपनी को आसानी से लोन मिल गया और इसकी सफलता की वजह से शेयर में भी काफी बढ़ोतरी हुई। साथ ही कंपनी ने अमेरिका के बाजारों से जो नकदी जुटाई वह कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आई। लेकिन राजू के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने फर्जी कर्मचारियों के रिकॉर्ड तैयार किए और उनके नाम पर वेतन निकाल लिया। शेयर की बढ़ी हुई कीमत ने राजू को जितना संभव हो सके उतने शेयर बेचने और कंपनी का हिस्सा बने रहने के लिए पर्याप्त शेयर रखने के लिए प्रेरित किया। इससे राजू को उच्च कीमतों पर अपनी बिक्री से लाभ कमाने का मौका मिला। उन्होंने उन कर्मचारियों के नाम पर हर महीने $3 मिलियन वेतन के रूप में निकाले जो अस्तित्व में ही नहीं थे। कई ऐसे संकेत थे जिन्हें ऑडिटर पकड़ सकते थे। सबसे पहले बैंकों से एक साधारण जांच से पता चल जाता है कि बिल वैध नहीं थे और नकद शेष राशि बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। दूसरे, सत्यम जैसी बड़ी नकदी भंडार वाली कोई भी कंपनी कम से कम उसे ब्याज देने वाले खाते में निवेश करेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इन स्पष्ट संकेतों के बावजूद PwC दूसरी तरफ देखती दिख रही थी। बाद में जब पता चला कि उन्हें उनकी सेवाओं के लिए 2 गुना शुल्क दिया गया था तो PwC के प्रति संदेह और बढ़ गया। PwC लगभग 9 सालों तक धोखाधड़ी का पता लगाने में असमर्थ रही, लेकिन मेरिल लिंच ने मात्र 10 दिनों में अपनी जांच के तहत धोखाधड़ी का पता लगा लिया। कबूलनामे के 2 दिन बाद राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी का आरोप लगाया गया। 2008 में 544 रुपए की ऊंचाई की तुलना में उस दिन शेयर गिरकर 11.50 रुपए पर आ गए। CBI ने राजू के सबसे छोटे भाई के घर पर छापा मारा, जहां अलग अलग जमीन की खरीद के 112 बिक्री दस्तावेज मिले। CBI को सत्यम में बनाए 13,000 फर्जी कर्मचारी रिकॉर्ड भी मिले और दावा किया कि यह घोटाला 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। PwC ने शुरू में दावा किया था कि धोखाधड़ी को पकड़ने में उनकी विफलता प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी पर उनके द्वारा की गई निर्भरता के कारण थी। PwC को दोषी पाया गया और उसका लाइसेंस अस्थायी रूप से 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया। निवेशक भी PwC द्वारा ऑडिट की गई अन्य कंपनियों के प्रति आकर्षित हुए। इसके परिणाम स्वरूप इन कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 5 से 15% की गिरावट आई। घोटाले की खबर के कारण सेंसेक्स में 7.3% की गिरावट आई। भारतीय शेयर बाजार में अब उथल पुथल मच गई थी। भारत सरकार को एहसास हुआ कि शेयर बाजार और भविष्य में FDI पर इसका क्या असर हो सकता है, इसलिए उसने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। उन्होंने जांच शुरू की और जल्दी से सत्यम के लिए एक नया बोर्ड नियुक्त किया। बोर्ड का लक्ष्य अगले 100 दिनों के भीतर कंपनी को बेचना था। इस उद्देश्य से बोर्ड ने बिक्री को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद के लिए गोल्डमैन सैक्स और एवेंडस कैपिटल को नियुक्त किया। सेबी ने विश्वास पैदा करने के लिए लेन देन की देखरेख के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बरूचा को नियुक्त किया। 13 अप्रैल 2009 को कई कंपनियों ने बोली लगाई। विजय बोली टेक महिंद्रा की रही, जिसने धोखाधड़ी का खुलासा होने से पहले सत्यम को उसके मूल्य के 1/3 मूल्य पर खरीद लिया। 4 नवंबर 2011 को राजू और अन्य 2 आरोपियों की जमानत दे दी गई। 2015 में राजू, उसके 2 भाइयों और 7 अन्य को 7 साल की सजा सुनाई गई। सत्यम घोटाले की तरह ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ जिससे सीए और ऑडिट फर्म प्रभावित हुए हो। इन घोटालों की बढ़ती प्रकृति ने ऐसे पेशेवरों पर निर्भरता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है जो उनकी भूमिका में नैतिकता और सीजी के महत्व को उजागर करता है। इस तरह के सफेदपोश अपराध न केवल कंपनी की छवि खराब करते हैं बल्कि उद्योग और देश की भी छवि खराब करते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, जैसे जैसे परिवर्तन होते रहेंगे वैसे वैसे नए नए स्कैम सामने आते रहेंगे। स्कैम पहले भी होते थे, स्कैम अब भी होते हैं और स्कैम आगे भी होते रहेंगे। लेकिन पहले जिस प्रौद्योगिकी या फिर जिस टेक्नोलॉजी को स्कैमर्स ने अपनाया था वो अब नहीं अपनाएंगे। अब जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप आए दिन देखते होंगे किस तरह से साइबर अटैक्स होते हैं और किस तरह से बहुत सारे स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल ही में एक न्यूज निकल कर आई थी कि वजीर एक्स हैक कर लिया गया है। तो किसके द्वारा हैक कर किया गया?
स्कैमर्स के द्वारा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नई नई टेक्नोलॉजी स्कैमर्स यूज करते हैं, तो आपको भी उन स्कैमर से सावधान रहना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्कैम हमेशा बड़े लेवल पर ही होते हैं, स्कैम एक बहुत छोटे लेवल पर यहां तक कि आपके साथ भी हो सकते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है और अलर्ट रहना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए स्कैम, एक नई मार्केट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद।